अब देखिए, बड़ा ही मासूम सा सवाल एक बच्चे ने पूछा कि सर ये कोचिंग है, क्या ये स्टूडेंट्स का फ्यूचर खराब कर रहा है? और उस बच्चे का लॉजिक भी देखिए कि सर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो जेई के लिए अपेयर होते हैं वो अराउंड 14 लाख बच्चे अपेयर हुए हैं। ये डेटा सबके पास है। और सर इस बार उन्होंने 56,000 रैंक निकाली है, 56,000। और सर इस लॉजिक को देखा जाए तो एक रैंडमली जो एक बच्चा अगर हम इसमें से चूज कर लें तो उसके सिलेक्शन क्वालिफिकेशन की प्रोबेबिलिटी 56,000 अपॉन 114 लाख आ रही है, विच इज अबाउट 4%। एंड यस, इट इज टफ। जेई एडवांस क्रैक करना एक टफ है, और 56,000 बस क्वालिफाइड रैंक्स है। अब वो कह रहा है कि सर उस कोचिंग में ही ना, उन्हीं के डेटा के हिसाब से वही पब्लिसाइज कर रहे हैं कि 1.5 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं जिन्होंने जेई का एग्जाम दिया है। 1.5 लाख उनका ही डेटा है। और 2,000 सेलेक्ट हुए हैं, ये भी उनका ही डेटा है, उन्हीं की मार्केटिंग उसमें है। तो वो कह रहा है कि अब अगर यहां ये रेशियो निकाले कि प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट क्वालिफाइड जेई गिवन दैट वो उस कोचिंग का था, तो पी क्यू बाई डब्ल्यू तो नीचे आएगा 1.5 लाख, क्योंकि गिवन दैट वो उस कोचिंग का है, तो 1.5 लाख डिनोमिनेटर में आएगा और ऊपर 2,000 आएगा। तो सर ये तो 1.3% ही आ रहा है। बाय डिफॉल्ट क्वालिफिकेशन 4% है। अगर वो उस कोचिंग का स्टूडेंट है तो क्वालिफिकेशन सिर्फ 1.3% है। जबकि कोचिंग जा रहा है तो क्वालिफिकेशन का प्रोबेबिलिटी और बढ़ना चाहिए ना, ये तो कम हो गया। तो मतलब ये तो नेगेटिव एक्ट कर रहा है। तो क्या डब्ल्यू इज स्पॉइलिंग प्रिपरेशन एज अ कोचिंग? दैट इज द क्वेश्चन स्टूडेंट आस्क्ड। ये डेटा डेफिनेटली शॉकिंग है, पर आप चेक कर सकते हैं। अब बात ऐसी है, एक लेमैन डेफिनेटली इसके लिए बोलेगा हाँ जी बिल्कुल सही बात है, दिख तो रहा है नंबर्स डिवाइड करके। बट ये कंप्लीटली सच नहीं है, स्पेशली मैथ्स के हिसाब से। इनफैक्ट अगर प्रोबेबिलिटी आप समझ रहे हैं तो इसके अंदर एक बहुत ही बारीक कुछ ऐसी चीजें जो मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, ये सब मैथमेटिकल टूल्स हैं, और रियल लाइफ में इनको अप्लाई करने से पहले हमें इनकी बाउंड्रीज और इसकी लिमिटेशंस को समझना पड़ेगा। जैसे हम सबसे पहले मैं 3 कॉन्सेप्ट को बताऊंगा जो आपको प्रोबेबिलिटी क्या है ये भी जेई के लिए स्ट्रेंथन करने में हेल्प करेगी, और उस बच्चे के इस डाउट का जवाब देगी जो वो बच्चा गलत तरह से सोच रहा था। तो लेट अस अंडरस्टैंड प्रोबेबिलिटी। बच्चों, कॉन्सेप्ट नंबर 1 जो मैं 3 कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, सब पहला कॉन्सेप्ट है प्रोबेबिलिटी। बच्चों, कॉजेलिटी नहीं है, मतलब कॉज और इफेक्ट का रिलेशन नहीं होता कि ये हो रहा है तो इसकी वजह से ये हो रहा है। प्रोबेबिलिटी कभी ये नहीं बताता। मैं इसका एक बहुत ही प्यारा एग्जांपल आपको दिखाता हूं। इवेंट नंबर 1 ये है कि मैं कॉफी पी रहा हूं। इवेंट नंबर 2 ये है कि विराट सेंचुरी स्कोर कर रहा है। अब 100 दिन थे, 100 दिन का डेटा निकाला गया। 100 में से कुछ दिन मैं कॉफी पी रहा था, कुछ दिन नहीं पी रहा था, कुछ दिन विराट सेंचुरी मार रहा था, नहीं भी मार रहा था। ये 100 दिन का डेटा है, और वो डेटा इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है कि 30 दिन ऐसे थे जब मैंने कॉफी पी और विराट ने सेंचुरी मारी। 10 दिन ऐसे थे मैंने कॉफी पी पर विराट ने सेंचुरी नहीं मारी। 10 दिन ऐसे थे जब विराट ने सेंचुरी मारी, मैंने कॉफी नहीं पी। और 50 दिन ऐसे में ना मैंने कॉफी पी ना उसने सेंचुरी मारी। ये डेटा हुआ, ये 100 दिन का ऑब्जर्वेशन था। अब इसमें देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी विराट सेंचुरी मारेगा इज 40/100, तो 0.4 आंसर आता है। प्रोबेबिलिटी की मैं कॉफी पी रहा हूं वो भी 40/100, 0.4 आंसर आता है, क्योंकि 40 ही बच्चे हैं, सॉरी 40 ही यहां पे वो दिन है, टोटल 100 दिन है। अब मैं ये निकालू प्रोबेबिलिटी दैट विराट स्कोर्ड अ सेंचुरी गिवन दैट मैंने कॉफी पी। तो अगर मैंने कॉफी पी तो वो 40 डेज है, उसमें से 30 डेज विराट ने सेंचुरी मारी, तो वो 30/40 0.75 आया है। मतलब हुआ क्या, विराट की बाय डिफॉल्ट जो सेंचुरी मारने की प्रोबेबिलिटी थी विच इज पीवी विच वाज 0.4, वो पीवी गिवन दैट सी हैज हैपेंड, मतलब मैंने कॉफी पी है, उससे कम आ रही है। तो क्या मतलब ये है कि मेरे कॉफी पीने की वजह से विराट सेंचुरी मारने लगता है? अगर कॉज और इफेक्ट का वो है रिलेशन, तो मतलब इसका मतलब तो भाई सब लोग मुझे पकड़ के जब भी आरसीबी का मैच होगा कि भाई तू कॉफी पी, तू कॉफी पी के मर जा ब्लड प्रेशर से, लेकिन विराट सेंचुरी जरूर मारेगा, लोग किडनैप कर लेंगे। लेकिन नहीं। तो पहली बात, ये कॉज और इफेक्ट का रिलेशन नहीं होता है प्रोबेबिलिटी का। बट हां, इन 100 दिन के अंदर, सिर्फ इन 100 दिन के अंदर एक कोरिलेशन जरूर शो हुआ, और जो कि मे बी लक बाई चांस था कि ये जो दो सीमिंगली इंडिपेंडेंट इवेंट थे, इन्होंने कोरिलेशन शो कर दिया। अब क्यों कर दिया, किस लिए कर दिया, वी डोंट नो, बट 100 दिन के अंदर एक कोरिलेशन शो हुआ। अब आउट ऑफ दोज 100 डेज अगर हमने एक दिन पिक कर लिया,
और उस दिन अगर मैं कॉफी पी है मैंने, तो देर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग चांस, 75% चांस है कि उस दिन वो सेंचुरी मारेगा। पर ये उसी 100 दिन की कहानी है जो डब्बे में बंद है। इससे अगर मैं 101वें दिन पर कमेंट करने लग जाऊं कि अब वो बाद में भी एक दिन होगा तो उस दिन भी इसको कॉफी पिला देते हैं, वो सेंचुरी मार देगा, दैट साउंड्स फुलिश। तो पहली बात तो कॉज और इफेक्ट का रिलेशन नहीं है, इट इज जस्ट अ कोरिलेशन। अब बात करते हैं ये कोरिलेशन भी किस तरह का कोरिलेशन है, हम इसको कितना एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं, या इसमें भी कुछ अजम्पशंस हैं। चलो ठीक है, ये तो समझ गए कि इसकी वजह से ऐसा नहीं हो रहा है। हम ये भी समझ गए जैसे वो कोचिंग की वजह से वो सिलेक्शन, वो कोरिलेशन नहीं है, वो सॉरी कॉजेलिटी नहीं है, कॉज नहीं कर रहा है। हाँ कोरिलेशन जरूर है, पर क्या इस कोरिलेशन को भी हम कितनी वैल्यू दे सकते हैं, क्या उसके बेसिस पे क्या क्या चीजें कर सकते हैं। और उसके लिए पता है हमें क्या समझना पड़ेगा कि ये प्रोबेबिलिटी होती क्या है, मेजर कैसे होती है, और इसको यूज मतलब हम कर कैसे सकते हैं, कहां कहां यूज कर सकते हैं, क्या क्या चीजें मिसकंसेप्शंस आ सकते हैं इसको यूज करते वक्त। तो जैसे एक मैं आपको स्टेटमेंट लिख रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी दैट राम गोज टू स्कूल लेट इज ऑन अ डे इज 1/5, यानी किसी भी दिन राम स्कूल लेट हो जाता है, लेट होने की प्रोबेबिलिटी 1/5। घर से वो स्कूल जाता होगा तो 1/5 चांस है उसके लेट होने का। नाउ दिस इज अ वेरी सीमिंगली इनोसेंट नंबर, और आपने इस तरह के क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी में करे भी होंगे कि प्रोबेबिलिटी दैट an apple is bad is this, probability that India wins the match is this। इस तरह की चीजें आपने पढ़ी भी होंगी, ये 1/5। पर सवाल ये आता है, ये 1/5 जो आंसर आया है ना, ये आया कैसे है, मतलब हाउ डिड यू गेट दिस आंसर। मतलब राम स्कूल लेट जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/5 निकाली है, हाउ डिड वी कम टू इट, ये 1/5 कैसे मेजर हुआ। तो इसके लिए सबसे पहले तरीका एक होता है फ्रीक्वेंटिस्ट मॉडल, मतलब वो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से काम करता है। मतलब वो कैसे करता है कि डेटा कलेक्ट करेगा लेट्स से 100 दिन का, कि 100 दिन देखते हैं क्या हो रहा है राम के साथ, और 100 दिन में ऑब्जर्व किया गया 20 दिन वो लेट हो जाता है, और फिर इसी हिसाब से वो बोलते हैं कि ठीक है, इन्फरेंस हमने ये निकाला कि उन 100 दिन में से अगर एक दिन हम रैंडमली लेते तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट 1/5 था उन 100 दिन में से। ना ये उन 100 दिन का इन्फ्रेंस है। अब ये अजम्पशन लेते हैं, अगर हम इसी के बेसिस पे ये बोल दें ना कि प्रोबेबिलिटी दैट राम गोज टू स्कूल लेट इज 1/5, ये हम फ्यूचर के सारे, तो एक ये अजम्पशन लिया जाता है कि अब जो फ्यूचर के डेज है वो एक न्यू डे विच इज नॉट इन दोज 100 डेज, उसकी कंडीशंस भी एग्जैक्टली इन 100 जैसी हैं, और उस दिन भी वही सब हो रहा होगा जो पहले 100 में हो रहा होगा, इसलिए ये काम है। और इस लॉजिक के हिसाब से वो जो 1/5 कैलकुलेट हुआ उसको हम यहां पर एक्स्ट्रापोलेट कर देते हैं, ये अज्यूम करके कोई सिचुएशन चेंज नहीं हो रही है। इनफैक्ट ये वही मॉडल है जो ये बिलीव करता है कि अगर आप किसी भी चीज को इन्फाइनाइट टाइम्स करेंगे तो जो सक्सेस, कोई किसी से पूछो ना भाई प्रोबेबिलिटी कॉइन टॉस कर रहे हो तो 1/2 का क्या मतलब है, तो वो ये कहता है क्या होता है 1/2, क्या दो में से एक बार हेड्स आएगा, नहीं दो में से एक बार तो नहीं कह सकता, पर ये कह सकता हूं तुम कॉइन टॉस करते रहो करते रहो करते रहो, तुम 1000 करोड़ बार करोगे तो आधी बार आने आएगा, इनफैक्ट तुम इन्फाइनाइट बार करोगे तो पक्का आधी बार आ जाएगा, क्योंकि क्योंकि दोनों तरफ के एबरेशंस आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये मॉडल एक्चुअली ऐसा बिलीव करता है कि तुम इस चीज को करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो अल्टीमेटली जो सक्सेस अपॉन टोटल का रेशियो आएगा वो प्रोबेबिलिटी के इक्वल आएगा। इनफैक्ट ये प्रोबेबिलिटी को ऐसे ही डिफाइन करने की कोशिश करता है। अगेन ये भी एक अजम्पशन है, क्योंकि समझो बात को कि अगर हम राम के लिए इस बात को अप्लाई कर रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ डेज है जो अल्टीमेटली इन्फिनिटी जा रहे हैं, इन्फाइनाइट बार वो स्कूल जा रहा है लगता है बार बार फेल हो रहा है जिंदगी में, और लेट के डेज हम ऊपर न्यूमरेटर में रखेंगे और इसको लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी करें तो हमारा आंसर 1/5 आएगा। अब ये भी एक अजम्पशन है कि हम इस चीज को 1/5 को यूज कर सकते हैं राम की नेचर या उसकी टेंडेंसी के लिए, क्योंकि समझो हम इस पूरी सीरीज का जो आंसर आ रहा है वो एक पर्टिकुलर डे पे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये 1/5 उनके हिसाब से पूरी सीरीज का आंसर है कि पूरा तुम 1000 करोड़ बार करोगे तो 1/5 चांस निकलेगा। हाँ पर मैं तो उस दिन का पूछ रहा हूं ना, किसी एक पर्टिकुलर डे का, उसकी बात तो आप कर ही नहीं रहे हो। फिर आप अज्यूम ही तो कर रहे हो ना कि जो सीरीज का आंसर है वही हर डे पे एग्जिट इज एप्लीकेबल होगा, मतलब ये 1/5 तो पूरी सीरीज की वजह से आया होगा। कभी किसी दिन मे बी चांस 1/5 से ज्यादा, फिर 1/5 से कम, ऐसा होके एवरेज लेके आ जाता होगा। तुम कह रहे हो जो वैल्यू आ रही है ना वही सब पे इक्वली लगा दो, जो एवरेज आंसर आया वही सब पे चढ़ा दो। दैट इज एन अजम्पशन दिस मॉडल टेक्स।
वो अजम्पशन वो स्टार्ट वहीं से हुआ है कि उसने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करी, फिर वो कहता है कि ये फ्रीक्वेंसी 100 दिन की आ गई, अब 100 दिन में ये आंसर है, अब हो सकता है 101वें दिन चेंज हो जाए, पर ऐसे मैं करता जाऊंगा तो अल्टीमेटली यहीं पहुंचूंगा, ये इसका अजम्पशन होता है। विराट और कॉफी वाले सिनेरियो में भी यही अजम्पशन है कि आपने वो 100 दिन का डेटा कलेक्ट किया, और जो फ्यूचर वाला डे है वो फ्यूचर वाले डे में भी ऐसा ही होगा कि वो जो 100 दिन है ना उसी को ही बिल्कुल कॉपी पेस्ट हो जाएगा। आप ये अज्यूम करके बैठे हैं कि वो जो 100 दिन का जो डेटा है ना उसी की ही मिरर इमेज होगा यहाँ पे, तो इसलिए वहां से जो आंसर आया वो यहाँ अप्लाई कर पा रहे हैं। ये भी राम वाले केस में भी वही है कि अगर वो 20 दिन लेट हुआ है 100 में से, तो आगे भी वही ऐसा ही प्रोबेबिलिटी हम यूज कर लेंगे। ये एक अजम्पशन लिया जाता है इस मॉडल में। जो कोचिंग वाला सिनेरियो था इसमें 1.3% आया था, वो इसी मॉडल को यूज करके आया है। आपने पहले कुछ बच्चे लिए जो 1 साल के बच्चे थे, उसका डेटा निकाला, उसके डेटा के हिसाब से वो आपने 1.3% बोल दिया। पर अब आप कह रहे हो कि मैं एज अ स्टूडेंट जब इस कोचिंग में एडमिशन लूंगा तो मेरे लिए भी 1.3% ही एप्लीकेबल है। नहीं, पहली बात, फॉर अ न्यू स्टूडेंट टू हैव सेम नेचर एज द जो सेट ऑब्जर्व किया है हमने, ये एक अजम्पशन होता है। इट्स एन अजम्पशन। कभी कभी ये अजम्पशन बहुत जेन्युइन होता है कि हाँ हाँ ठीक बात है यार, ये अजम्पशन काफी जेन्युइन है, फ्यूचर में भी ऐसा ही तो होता होगा। और कभी कभी बहुत फूलिश भी होता है कि अरे यार क्या बकवास कर रहे हो क्या तुम, मतलब ये कॉफी और ये विराट वाला अजम्पशन। तो वो अजम्पशन कितना अच्छा है और कितना फूलिश है, उससे हम डिसाइड करते हैं कि उस वैल्यू, उस 1.3% को कितना अपने दिमाग में रखें। अब अगर बच्चा उस अजम्पशन को बहुत वैल्यू दे रहा है कि नहीं नहीं यार, जैसा उन सारे बच्चों के लिए होगा, मैं भी तो उनमें से ही एक जैसा ही बच्चा हूं, मेरे लिए भी तो वैसा ही कुछ होना चाहिए, तो इस अजम्पशन के साथ जब बच्चा चलेगा तो आपको समझने आना है कि वो बच्चा कई सारी चीजें नेगेट कर रहा है। क्योंकि न्यू स्टूडेंट एक सेपरेट इंटेलिजेंस लेवल का हो सकता है। अब हम वो जो पुराने इतने सारे बच्चे हैं उनका एक एवरेज कुछ वैल्यू होता होगा, न्यू स्टूडेंट का इंटेलिजेंस लेवल अलग होगा, उसका इकोनॉमिक स्ट्रेटा अलग होगा, उसकी मेंटल टफनेस अलग होगी, ये सब चीजें अलग अलग होंगी। वो एक एवरेज वैल्यू को अपने ऊपर अप्लाई कर रहा है, ये एक मैसिव अजम्पशन है, इसलिए शुड नॉट हैपन। वहीं पे पता है, सारे मॉडल ऐसे नहीं होते कि जो फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। सिमेट्रिकल या क्लासिकल मॉडल भी होते हैं, ये ऑब्जर्वेशन पे बेसिस पे नहीं होते। ये क्या कहते हैं कि भाई ये इक्वल जो पॉसिबल सिनेरियोज है ना उनकी बात करते हैं कि मतलब ये पॉसिबल है और ये दोनों इक्वली पावरफुल है, तो इसके हिसाब से रेशियो निकालेंगे। जैसे दिखाता हूं, आपने देखा होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज हाफ जब एक कॉइन टॉस करते हैं, इसका क्या मीनिंग है भाई? फ्रीक्वेंटिस्ट के हिसाब से तो कोई लॉजिक ही नहीं है। मतलब क्या कहना चाह रहे हो, उसने 100 बार टॉस किया था तो 50 बार हेड्स आ गया था क्या? नहीं, मैंने कई बार लोग 100 बार, इंडिया का देखा नहीं था, इंडिया कितनी बार टॉस हारा था, 19-20 बार लगातार। वो फ्रीक्वेंटिस्ट का नाइटमेयर है वो। अगर उस वक्त फ्रीक्वेंसी कलेक्ट कर ली गई होती इंडिया के विनिंग और लूजिंग की, तो वो हाफ आंसर बताते नहीं, बोलता इंडिया की टॉस की जीतने की प्रोबेबिलिटी 1 बाय कुछ आती। तो वो मॉडल, ये आंसर उससे नहीं है, ये आंसर एक सर्टेन लॉजिक से है। कि लॉजिक ये है कि भाई दो ही आउटकम हो सकते हैं, हेड्स और टेल, और कॉइन की शेप ऐसी है, दोनों तरफ से एक जैसी है, दोनों में से एक ना एक तरफ गिरेगा, दोनों में से कोई भी चीज दूसरे से ज्यादा ताकतवर नहीं है। तो डिनोमिनेटर में 2 पॉसिबिलिटीज है, न्यूमरेटर में एक फेवरेबल है, ये इस लॉजिक के हिसाब से है। और लोगों को लगता है सर हाँ ये मॉडल अच्छा है, प्रोबेबिलिटी ऐसे ही कैलकुलेट होनी चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल जेन्युइन है, और हमने ये कैलकुलेट किया, अब हम सब पे लगाएंगे, हमेशा लगाते चले जाएंगे। इनफैक्ट राम के केस में भी बात करूं ना, राम घर से स्कूल जा रहा है तो ये मॉडल का 1/5 ऐसे आया होगा कि 5 रास्ते होंगे, राम कोई सा भी रास्ता ले सकता है। पर होता क्या है, किसी भी रास्ते रैंडमली म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी आ जाती है कूड़ा उठाने, और उस रास्ते को ब्लॉक कर लेती है, तो वहां उसको खड़ा रहना पड़ता है। अब वो कौन सा रास्ता ब्लॉक करेगी इसको नहीं पता, ये बेचारा जाता है, उसको वहां मिलता है तो वो रेट हो जाता है, नहीं तो नहीं होता है। ये मॉडल है। इस मॉडल के हिसाब से आप समझ सकते हैं 1/5 चांस है उसका लेट होने का, क्योंकि जिस दिन गाड़ी आ गई वहां बेचारा सर पर, अबे यार आज लेट हो गए। तो ये मॉडल के हिसाब से आंसर 1/5 आता है। और लोगों को लगता है हाँ सर ये मॉडल अच्छा है, वो 100 में से 20 बार लेट हो गया तो अब 101वें दिन भी उस 20/100 को अप्लाई करना मजा नहीं दे रहा है, वो तो बड़ा ही अजम्पशन सा लग रहा है, और उससे बड़े अजीब अजीब से आंसर आ रहे हैं। लेकिन ये अच्छा है सर, अब हर दिन ऐसा ही चलेगा? ध्यान दीजिए, लोगों को ऐसा लगता है कि इसके थ्रू जो आंसर आ रहा है उसमें कोई अजम्पशन नहीं है। देयर इज एन अजम्पशन। ये अज्यूम कर रहेगा कि हर दिन यही कॉपी पेस्ट है, हर दिन यही कॉपी पेस्ट है, किस दिन उसके पास बाइक नहीं है, ये नहीं है। इट्स एन अजम्पशन दैट एवरी डे इज अ कॉपी पेस्ट। एंड इनफैक्ट
वही अजम्पशन तो फ्रीक्वेंटिस्ट वाला भी था, कि जो 100 दिन लिए ऐसे ही दिन चलेंगे आगे। तो दोनों के नेचर ऑफ अजम्पशन में कोई खास फर्क नहीं है, दोनों सेम ही तरह की चीजें अज्यूम कर रहे हैं कि हर दिन कॉपी पेस्ट है। और अगर आप इसी लॉजिक को डब्ल्यू नाम की कोचिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, चलो इससे हम आंसर निकालते हैं, तो आपको पता है कि मैसिव लेवल पे आपको मैथमेटिकल मॉडल बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा कि जो जो पाथ हो सकते हैं, कि बच्चा रिच है, पुअर है, इंटेलिजेंट है, हार्ड वर्किंग है, बहुत सारे पाथ होंगे, और हर एक पाथ के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ उसकी प्रोबेबिलिटी होगी, कुछ वो होगा, वो आपको कैलकुलेट करनी होगी। मतलब खाली कोचिंग में है, क्वालिफाई होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बड़ा ही लूज डेटा है, क्योंकि उन सबका एक तरह से कहा जाए तो उन सारे सिनेरियोज को ले रहा है। आपको हर एक सिनेरियो जो दूसरे, अब जो बच्चा मान लीजिए रिच है, उसके पास बुक्स ज्यादा है और इंटेलिजेंट भी है, ये कॉम्बिनेशन, और एक नॉट हार्ड वर्क वाला बच्चा है, इस कॉम्बिनेशन से डेफिनेटली मोर पावरफुल होगा सिलेक्शन के लिए। तो हमें ऐसे कॉम्बिनेशंस भी हैं यहां पे जो ज्यादा पावरफुल है। तो हमें एक्चुअली डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग बात करनी पड़ेगी, कि अगर बच्चे का टाइप ये है कि रिच है, हार्ड वर्किंग है, बुक्स भी हैं, 11th में एक साथ शुरुआत की है, हर सब्जेक्ट में को सही टाइम दे रहा है, गाइडेंस भी प्रॉपर है, तो अब ये इक्वली लाइकली हैं सारे के सारे, और अब इन पर अगर डब्ल्यू का इफेक्ट देखा जाए तो कुछ बात करी जा सकती है, और वो भी इन्हीं के ऊपर। और फिर उस बच्चे को भी ये सोचना चाहिए कि मैं उस कैटेगरी में हूं, तो उस कैटेगरी के अंदर मैं क्या रिजल्ट दूंगा, वो ऐसे सोचेगा। इनफैक्ट तभी आप डब्ल्यू का इंपैक्ट देख पाएंगे। और डब्ल्यू का इंपैक्ट एक्चुअली, इंपैक्ट भी तब भी कॉजेलिटी नहीं बताएगा, ये नहीं होगा कि डब्ल्यू की वजह से सिलेक्ट हो गया या नहीं हुआ, कोरिलेशन दिखाएगा। प्रोबेबिलिटी कभी भी कॉज नहीं दिखाता है कि डब्ल्यू की वजह से ये हुआ है। ऑल्दो एज अ टीचर हम वी लाइक टू से कि हमने पढ़ाया, बच्चा सेलेक्ट हो गया, बट इट इज जस्ट अ कोरिलेशन नॉनदलेस। अब सवाल आता है तो प्रोबेबिलिटी दिखाता क्या है, मतलब कॉज और इफेक्ट तो दिखा नहीं रहा है, तो ये दिखा क्या रहा है? और इस अजम्पशन के साथ हम उस चीज को अप्लाई करते हैं कि प्रोबेबिलिटी दैट इंडिया विंस द मैच इज दिस। उसका क्या मीनिंग है? मतलब दुनिया तो इतना बड़ा सट्टा खेल जाती है उस प्रोबेबिलिटी पे, तो दिखा क्या रहा है, वो किस चीज पे सट्टा खेला जा रहा है? तो बच्चों बात समझो, प्रोबेबिलिटी के तीन तरीके आपको हैं, वैसे तो और भी हैं, लेकिन तीन। एक तो फ्रीक्वेंसी वाला है, एक वही वाला है जो अपना क्लासिकल है, वो केसेस लेता है कि हर केस इक्वली पावरफुल है, टोटल केस डिनोमिनेटर में फेवरेबल केसेस ऊपर। इन दो के अलावा एक रैशनल बिलीफ भी होता है, मतलब मैंने मान लिया, कोई तुम्हारा दोस्त तुमसे पूछता है, अरे यार तुझे आज इंडिया के जीतने का चांस क्या लग रहा है? यार आज तो 75% चांस है इंडिया के जीतने का। अब तुमने भी नहीं पता वो 75% कहां से आया, तुम्हारे दिमाग में नंबर बस आ गया, और वो तुमने रैंडमली फेंक दिया। वो एक बिलीफ है मैच को लेके। राम के लेट होने का चांस यार 1/5 है। ये जो है, ये एक बिलीफ है जो मैंने ऐसी दिमाग से बना के बोल दिया, इसके पीछे की लॉजिक वगैरह कुछ नहीं है। अब इतने, वो तो फ्रीक्वेंसी के थ्रू आ रहा है, ये ऑप्शंस के थ्रू आ रहा है, ये हवा में से तोड़ के निकाल लिया जा रहा है। एक्चुअली प्रोबेबिलिटी एज अ चैप्टर इन तीनों की बात नहीं कर रहा होता है। वी फॉलो कोलमोग्रोव फिलॉसफी। वो क्या फिलॉसफी होती है उसको समझो। आ, वो ये कहता है कि मुझे मतलब ही नहीं है प्रोबेबिलिटी कहां से आई है, तुम कहीं से लाओ, पहाड़ से तोड़ के ले आओ, आकाश से उठा के ले आओ, मैं तो तुम्हें प्रोबेबिलिटी के आई डोंट केयर कहां से आ रही है, मैं तुम्हें उस प्रोबेबिलिटी को यूज करने के कुछ कानून बताऊंगा। वो कानून तुम पढ़ोगे, तो इस चैप्टर में हम वो कानून पढ़ रहे होते हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, ऐसा होगा तो वो कानून पढ़ते हैं। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज 1/2 तो आगे क्या होगा, हम वो चीज पढ़ रहे हैं। वी डोंट केयर वो कहां से आया, वी डोंट केयर कि रियल वर्ल्ड के इंट्यूशन के साथ वो आंसर मैच करेगा नहीं करेगा, वी डोंट केयर। वी सिंपली फॉलो सम रूल्स कि अगर ये पी प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज 1/5, तो ये कुछ कानून के हिसाब से आया होगा। वो कानून क्या है कि इक्वल पावर वाले इवेंट्स होंगे, उनकी इक्वल प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी, ये सब चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं, ये उसी फिलॉसफी के तहत पढ़ाई जाती हैं कि भाई देखो, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इवेंट ये है, तो आगे तुम ये मैथ्स कर सकते हो, और आगे ये मैथ्स करने के बाद तुम्हें एक नंबर मिलेगा आंसर का। तुम किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहोगे, वो एक नंबर देगा, लाइक तापमान। अब वो उस नंबर से तुम लाइफ के डिसीजन लो, बैटिंग करो, सट्टा खेलो, कोचिंग क्लास डिसाइड करो, ये तुम्हारे ऊपर है, ये तुम्हारी मर्जी, बस ये एक नंबर मिल जाएगा।
और इसीलिए प्रोबेबिलिटी और इंट्यूशन का कोई खास कनेक्शन है नहीं। इनफैक्ट जो लोग प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस में इंट्यूशन अप्लाई करने की कोशिश करते हैं ना कि इंट्यूटिवली आंसर आएगा, उन्हें कई बार काउंटर इंट्यूटिव चीजें मिलती हैं, क्योंकि वो इंट्यूशन से जो सोचने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो कॉज और इफेक्ट सोचने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो इनजस्टिस है। प्रोबेबिलिटी को मतलब ही नहीं है तुम्हारा इंट्यूशन क्या कह रहा है, वो कहता है भाड़ में जाओ तुम्हारा इंट्यूशन, आई डोंट केयर, ये मेरा कानून है, मैं ऐसे फॉलो करूंगा और इस हिसाब से आंसर आएंगे। ये सिर्फ रूल्स की बात करता है। इनफैक्ट इंट्यूशन को गोली मारने वाला सबसे फेमस मॉन्टी हॉल प्रॉब्लम आपने देखा ही होगा। ऐसा कोई इंसान बता दे जिसको इंट्यूशनली उस प्रॉब्लम ने धक्का ना दिया हो, उसके आंसर ने धक्का ना दिया हो, तो बताइएगा। प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल सी है कि एक गेम हो रहा है, उसमें 3 दरवाजे हैं, तीनों दरवाजे बंद है, तीनों दरवाजों में से 2 के पीछे गोट है, मतलब 2 के पीछे गोट है, कितना नहीं किसके पीछे कौन सी है, बकरी है 2 के पीछे, और एक के पीछे गाड़ी है मस्त चमचमाती बीएमडब्ल्यू। गेम शो का होस्ट है, उसे पता है कहां पर कौन सी चीज है, और आप जो है गेम खेलने गए और उसने कहा कि भाई एक दरवाजा चूज कर ले, जो उस दरवाजे के पीछे होगा तुझे मिल जाएगा। आपने कहा बढ़िया बात है यार, मतलब या तो बकरी मिलेगी या गाड़ी मिलेगी, जो भी है चूज कर लेता हूं। तो आपने खटक करके चूज कर लिया। उसने कहा मजे लेते हैं तुम्हारे। उसने तुरंत जो है, उसे पता था किधर बकरी है। भाई आपने एक चूज किया होगा, हो सकता है उसमें बकरी हो, तो भी एक बकरी तो फिर भी बचेगी ना बाहर दूसरे किसी दरवाजे पे, और हो सकता है उसमें गाड़ी हो तो बाहर 2 बकरियां बचेंगी। उसने फटाक से दरवाजा खोल दिया, ये कि भाई देख इधर बकरी है, अब तूने वो चूज कर रखा है, ये अभी भी बंद है। अब मैं तेरे से पूछ रहा हूं भाई, तू श्योर है जो तूने चूज कर रखा है उसके पीछे गाड़ी है, या फिर देख ले अगर तेरे को स्विच करना है, तेरी इच्छा है। अब आपका इंट्यूशन क्या कहता है कि यार ये तो खुल ही गया, इसकी तो बात ही छोड़ो, यहीं पे सोचो। 2 ही दरवाजे हैं, एक पे कार होगी और एक पे बकरी होगी, और दोनों में से एक दरवाजा तो मेरे पास है ही, मैं क्यों ही चूज करूं कुछ और, क्यों ही स्विच करूं, जो है उसी में ही 1/2 चांस है, 50% चांस है, मैं जीत गया, मतलब 50% है, वाई शुड। इनफैक्ट बल्कि मन ऐसा कहता है कि उसको पता है कि मेरा आंसर सही है, तभी शायद वो बकरी दिखा रहा है मुझे, वो चाह रहा है कि मैं स्विच कर लूं। तो लोग कहते हैं कि हाँ यार मैं स्विच नहीं कर रहा, मेरे हिसाब से तो सही है, और स्विच करके भी क्या ही फर्क पड़ जाएगा, 50-50 है, कोई स्विचिंग की जरूरत नहीं है, मतलब आई एम ओके। बट प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, जिसको तुम्हारे इंट्यूशन से कोई लेना देना नहीं है, वो क्या बोलता है, वो ये बोलता है देखो हर चॉइस इक्वली पावरफुल होनी चाहिए, वो उसका रूल था जो आपको पढ़ाया जाता है, उसी को ही हम डिनोमिनेटर में रखेंगे। यहां तुम इन दोनों दरवाजों के इनकी इसकी बात कर रहे हो ना कि ये 2 केसेस हैं, तो केस 1 क्या है आपका, केस 1 वो है कि आपने स्विचिंग नहीं करती करे, मतलब केस 1 ये है कि आप विदाउट स्विचिंग करे आप कार जीत रहे हैं, या फिर स्विचिंग करके आप गोट जीत रहे हैं। मतलब अगर आपने जो चूज कर रखा है वहां पर ऑलरेडी कार है, मतलब केस 1 यही है, जो आपने चूज कर रखा है वहां कार है और दूसरे पे गोट है, तो उस सिनेरियो में अगर आप स्विचिंग नहीं करेंगे तो आपको कार मिलेगी, और स्विच करेंगे तो गोट मिलेगा। ये पहला सिनेरियो है। और दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि आपने जो स्विच कर रखा है, आपका जो दरवाजा है उस पे ऑलरेडी गोट है, और आप स्विच करेंगे तो आपको कार मिलेगा। ये दूसरा सिनेरियो हो सकता है। जो 50% बोल रहा है वो दोनों सिनेरियो को सेम मान रहा है कि हाँ यार यही दो से तो हैं, कि यहाँ तो मेरे यहाँ तो कार होगी, कार इधर गोट इधर, या गोट इधर कार इधर, वो यही सोच के बैठा है और वो बड़ा खुश है। लेकिन जरा ध्यान दीजिए, जो पहला सिनेरियो है कि आप जो चूज करके बैठे हैं उसमें कार होगी, ये सिनेरियो, आपके पास 3 दरवाजे थे और आपने एक दरवाजा चूज किया, उस दरवाजे के पीछे कार होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/3, क्योंकि शुरू में तो एक ही कार थी 3 में से। आप कह रहे हैं कि मेरी पहली चॉइस ही सही है, और वहीं पे आपने गोट चूज की कर ली थी पहले, उसकी प्रोबेबिलिटी 2/3 है। तो ये दोनों दिख ऐसे ही रहे हैं कि सेम पावर में है, पर दोनों सेम पावर में नहीं है। ये वाली चीज होने का चांस इससे जस्ट डबल है। तो अगर केस 2 के होने का चांस ज्यादा है, तो केस 2 में आपको कार कैसे मिलेगी, स्विचिंग के थ्रू मिलेगी। केस 1 में कार आपको नो स्विचिंग से मिलेगी। तो इसका मतलब आपको डेफिनेटली स्विच कर लेना चाहिए, वो आपको बेटर प्रोबेबिलिटी दे रहा है मैथमेटिकली। तो मैथमेटिक्स आपको नंबर बता रहा है कि ये है, आपका इंट्यूशन कह रहा हो यार 2 दरवाजे हैं यार, एक के पीछे गाड़ी है, एक के पीछे गोट है, क्यों क्यों सोचना, ये आपका इंट्यूशन बार बार आपको कहेगा। पर कोलमोग्रोव मॉडल मॉडल क्या कहता है, भाड़ में जाए, प्रोबेबिलिटी का नंबर ये कह रहा है, ये प्रोबेबिलिटी का कानून है, दुनिया इस कानून को फॉलो करती है
ये वो नंबर है, इसी नंबर को बेस बना के दुनिया बैटिंग कर रही है, शेयर मार्केट कर रही है, सब कर रही है। तुम्हारा श्रोडिंगर, मैंने जो भी जो प्रोबेबिलिटी के लिए नंबर यूज किए वो यही है, ये चल रहा है। तुम्हें लगता है ये असली है नकली है, वो तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारी, तुम मान लो। नॉनदलेस ऐसे ही मैंने 3 वीडियो और बना रखे हैं जिसमें मैं ऐसे क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहा हूं प्रोबेबिलिटी के, कि जो थोड़े काउंटर इंट्यूटिव आंसर देते हैं। वो तीनों वीडियो के थंबनेल आपको दिख गए होंगे, एक बार जरूर देखिएगा। और इसके साथ साथ एक बार हमारे बैचेस चेकआउट कीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों के लिए। 11th का बैच, 12th का बैच, अभी ज्यादा नहीं, एक एक चैप्टर ही, एक दो चैप्टर ही हुए हैं, उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आईओक्यूएम जूनियर्स का बैच जस्ट अभी शुरू हुआ है। आईओक्यूएम जो अभी 12th वाले 10th वाले बच्चे हैं, 9 10th वाले बच्चे अभी आईओक्यूएम देने वाले हैं, उनका बैच चल रहा है लास्ट स्टेजेस पे, वो अभी भी आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। टाइटन बैच इज फॉर द स्टूडेंट्स हु आर ड्रॉपर्स, जिनकी ऑलरेडी 91 परसेंटाइल प्लस आ चुकी है। ये वो बच्चे जो ऑलरेडी सिलेबस एक बार कर चुके हैं, बस उनके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनको एक अपलिफ्टमेंट चाहिए। दूसरा, वो बच्चे जो कहीं मे बी 9 10 से पढ़ रहे हो और उन्होंने सिलेबस एक बेसिक लेवल पे कर लिया हो और अपने कोचिंग क्लास में ऑलरेडी 50% मार्क्स ला रहे हो, मार्क्स परसेंटाइल नहीं, वो भी टाइटन बैच के लिए ट्राई कर सकते हैं। हम काफी अच्छे से दिल से बैचेस में पढ़ा रहे हैं, एक बार आप चेकआउट कीजिए। अभी तो जून का मिड ही हुआ है, मिड वाला ही टाइम है, देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ टाइम, यू कैन इंप्रूव इफ यू वांट। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय।